हेलो फ्रेंड्स, अपोलो CSC स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद अफजल। फ्रेंड्स, अभी तक की हमारी जो क्लास चल रही थी वो सब एक्सियम लर्निंग एकेडमी पे चल रही थी और मैंने आप सबसे कहा भी था कि जो है हमने एक नया जो है यूट्यूब चैनल ओपन किया है और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सिर्फ और सिर्फ जो है सिविल सेवा परीक्षाओं की ही तैयारी कराएंगे। इस पर हमारा सारा ध्यान जो रहेगा वो सिर्फ जो है सिविल सेवा परीक्षाओं पर रहेगा। जो हमारा पहला जो यूट्यूब चैनल था एक्सियम लर्निंग एकेडमी में, उसमें हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते थे, लेकिन इस जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम सिर्फ जो है विशेष हमारा अगर फोकस रहेगा तो वो रहेगा सिविल सेवा परीक्षाओं पर। ओके, तो आज की जो है हमने इस क्लास में हम भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं और ये समझ लीजिए कि आज से जो है हम भारत के भूगोल की एक नई श्रृंखला का जो है शुभारंभ करने वाले हैं, यानी जो है श्रृंखला का शुभारंभ करने वाले हैं और इसमें भारत के भूगोल में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे वो सब यहाँ पर जो है कवर करवाएंगे और ये जो है एक लंबी श्रृंखला चलने वाली है। तो आज की इस क्लास में फ्रेंड्स हम भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत की स्थिति और भारत का विस्तार पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ है और भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में? हम पढ़ने वाले हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, भारत की स्थिति एवं विस्तार पढ़ने वाले हैं कि भारत की स्थिति कहाँ तक है और भारत का विस्तार कहाँ तक है। तो भारत की स्थिति जानने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं पृथ्वी की स्थिति के विषय में जान लेते हैं। भारत तो पृथ्वी पर में स्थित है, लेकिन भारत की स्थिति तो बात का विषय है। पहले हम जानेंगे कि जो है पृथ्वी कहाँ पर है या पृथ्वी की आकृति कैसी है, यानी पृथ्वी के विषय में महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। उसके जो है विषय में हम उसके बाद भारत की स्थिति हम बाद में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है। देखिए, मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये देता हूँ कि हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। अभी आप कहोगे सर ये आप क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। पृथ्वी की जो हमारी आकृति है वो पूर्णतः गोल नहीं है, यानी पृथ्वी जो है वो पूर्णतः गोल नहीं है। फिर पृथ्वी की कैसी आकृति है? अभी आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि सर जब पृथ्वी गोल नहीं है तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो इसका उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, मैं पहले आपको पृथ्वी, देखिए हमारी जो पृथ्वी है तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके से। ये पूर्णतः गोल नहीं दिख रही है आपको, आप देख रहे हो इसको, ये पूर्णतः गोल नहीं है। हमारी जो पृथ्वी की जो आकृति है वो है जियोइड अवस्था में है। कैसी है? जियोइड, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जियोइड। इसे हिंदी में अगर कहा जाता है फ्रेंड्स भू आभ आकृति। क्या कहेंगे? भू आभ आकृति। यानी पृथ्वी की जो शेप है वो गोल ना होकर के भू आभ आकृति है। ठीक है, ये जो है आप इसका जो है समझ गए आप कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। अब आपको भ्रमित नहीं होना है। अगर कई बार ये पूछा भी जाता है जो है छोटी परीक्षाओं में, एक दिवसीय परीक्षाओं में, कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो बहुत से बच्चे गोल पे टिक कर देते हैं, जबकि वास्तविकता देखी जाए तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोइड है, यानी भू आभ है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं, देखिए पृथ्वी पर आपने देखा होगा कुछ आपको महत्वपूर्ण रेखाएं देखने को मिलेंगी। इसी तरीके से अगर आपने ग्लोब कभी देखा होगा तो ग्लोब को आप देखिए और उस पर आप देखोगे कि जो पृथ्वी है वो हमारा जो है उस पर आपको कई प्रकार की रेखाएं देखने को मिलेंगी। देखिए, आपको कुछ इस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से आपको रेखाएं, देखिए कुछ रेखाएं होती हैं जो ऐसे पैरेलल खींची हुई होती हैं, इस तरीके से रेखाएं होती हैं जो पश्चिम से पूर्व खींची हुई होती हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। और कुछ रेखाएं जो फ्रेंड्स होती हैं वो रेखाएं होती हैं जो यहां से, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई होती हैं। कुछ इस तरीके से आपको ये रेखाएं खींचने को देखने को मिलती होंगी। ठीक है, अब इसमें समझ लीजिए कि जो ये
जो ये पश्चिम से पूर्व की ओर खींची हुई होती है रेखाएं, इन रेखाओं को कहते हैं अक्षांश रेखा। क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे अक्षांश रेखा। हिंदी इंग्लिश में इसे कहेंगे लैटिट्यूड। क्या कहेंगे? लैटिट्यूड। ठीक है। और जो रेखाएं यानी यहां से मान लीजिए ये यहां से ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जो रेखाएं मिलाती, इन रेखाओं को कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। ठीक है। इन्हें कहेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड। ठीक है। लॉन्गिट्यूड लाइन। इन्हें कहेंगे लैटिट्यूड लाइन। ठीक है। तो इस तरीके से अब आपने देखा, अब इसमें समझ लीजिए आपको कुछ इस तरीके से ग्लोब देखने को मिलता है। इसे क्या कहा जाता है? ग्लोब कहा जाता है। ग्लोब क्या होता है? तो ग्लोब जो होता है दोस्तों, वो होता है पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है, पृथ्वी की जो है एक नकल होती है। और जो आप समझ लीजिए जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं पूर्णतः काल्पनिक रेखाएं होती हैं। यानी इन रेखाओं का वास्तविकता में अस्तित्व नहीं होता है, बट वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के लिए इन रेखाओं को खींच रखा होता है। अगर आप ये कहो कि सर जी मुझे ये रेखाएं देखने को नहीं मिली, तो वो रेखाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी, बिकॉज इन रेखाओं का वजूद ही नहीं है। इन रेखाओं का कोई वजूद नहीं है। ये रेखाएं जो है सिर्फ जो है खींची हुई होती हैं वैज्ञानिकों की सुविधा के लिए। अब समझ लीजिए जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इस रेखाओं की सहायता से हम किसी स्थान की स्थिति का पता लगाते हैं, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इस रेखा की सहायता से हम जो है समय का पता लगाते हैं कि भाई इसमें आज मान लीजिए भारत में इतना समय है तो लंदन में कितना समय। आगे आपको पढ़ाऊंगा, जब मैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इस चीज़ों के विषय में डीपली आपको बताऊँगा। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि एक जो है मोटा मोटा जो है एक ओवरव्यू समझ लीजिए, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। इन रेखाओं के साथ ये रेखाएं तो होती हैं ये पृथ्वी पर। अब इन रेखाओं के साथ जो प्रमुख रेखाएं होती हैं वो भी आप देख लीजिए। देखिए ये रेखाएं तो होती हैं। अब इसके साथ ही साथ कुछ प्रमुख रेखाएं और होती। मैं यहाँ पर पृथ्वी का एक तो तिरछी हो गई पृथ्वी, कुछ इस तरीके से हमारी पृथ्वी दिखती है। और पृथ्वी में कुछ महत्वपूर्ण रेखाएं भी होती हैं। ये ग्लोब रेखाएं जो आपने देखा, ये तो रेखा होती है, कुछ और प्रमुख रेखाएं इसमें आपको देखने को मिलेंगी। उन रेखाओं को हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए एक रेखा होती है जो बीचों बीच से पृथ्वी की गुजरती है, और इस रेखा ये जो रेखा होती है, इस रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक है। एक रेखा होती है जो यहां ऊपर मैं जो है यहां पे खींची हुई होती है। ये खींची होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसे कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं कर्क रेखा। एक रेखा यहां होती है नीचे जो 23.5 डिग्री साउथ खींची होती, और इस रेखा को कहा जाता है मकर रेखा। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं मकर रेखा। एक रेखा यहाँ खींची हुई होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ। इसे कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। ठीक है। एक रेखा यहाँ सबसे नीचे यहाँ खींची हुई होती है ये, और ये होती है 66.5 डिग्री साउथ। इसे कहा जाता है अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है। अंटार्कटिक वृत्त। ये प्रमुख रेखाएं होती हैं जो मैंने, ये तो ग्लोब पे जो रेखाएं मैंने आपको पूरी बताई थी, लेकिन जो ये रेखाएं होती हैं फ्रेंड्स, ये कुछ प्रमुख रेखाएं होती हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तो ये कुछ, इसको आप जो है नोट डाउन करते जाइए। इसको क्या करिए आप, इसको आप नोट डाउन करते जाइए। ये आपके जो है एग्जाम के हर जो है दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप क्या करिए, नोट करते जाइए। अब इसमें कुछ प्रमुख आपने गोलार्धों के विषय में सुना होगा। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो अब इन गोलार्धों के विषय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये गोलार्ध होते। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है, मैंने आपको बताया था एक रेखा यहाँ से बीचों बीच से होकर गुजरती है, और इस रेखा, ये 0 डिग्री पे गुजरती है रेखा, और इस रेखा को कहा जाता है फ्रेंड्स भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है?
भूमध्य रेखा। ठीक है, इस भूमध्य रेखा का काम क्या होता है फ्रेंड्स, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये क्या करती है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। देखिए, जो ये ऊपर वाला भाग है ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है उत्तरी गोलार्ध। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये जो नीचे वाला ये भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। इसे अंग्रेजी में कहेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। यानी इसमें हमने ये जाना कि जो भूमध्य रेखा होती है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, कि क्या करती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो यानी हमने इस रेखा के विषय में ये जाना कि ये रेखा का कार्य क्या होता है कि इस रेखा ने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। ऊपर का भाग जो है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग क्या हो गया, जो है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं, ये मैं मिटा देता हूं। देखिए, ये पृथ्वी हमारी है और इस पृथ्वी पे एक रेखा मैंने आपको बताया था जो यहाँ 0 डिग्री से उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, एक रेखा। ये इस रेखा को नाम दिया गया है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन लाइन, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा। इस रेखा भी जो है का दोस्तों भी एक कार्य है, इस रेखा का जो है प्रमुख कार्य है कि ये जो क्या करती है, पृथ्वी को भी 20 से 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए, जो इधर वाला साइज है, जो इधर वाला ये है आपका पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और जो इधर वाला भाग है ये हो जाएगा आपका पश्चिमी गोलार्ध। क्या हो जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। ये क्या हो जाएगा, ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी गोलार्ध को कहेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और इसे कहेंगे नहीं सॉरी, ये हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा, ये पूर्वी वाला हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो प्राइम मेरिडियन जो रेखा है ये भी क्या करती है, ये भी क्या करती है, ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है जो है दोस्तों, वो ये उठता है कि भाई ये सब चीज़ें तो गुरुजी आपने कहा, लेकिन जो मुख्य हमको पढ़ना है कि भारत की स्थिति कहाँ है, वो कहाँ पे है, तो उसका भी जो है निष्कर्ष निकल के आएगा। मैं आगे आपको बताऊंगा, एकदम सारा जो आपका माइंड में जो डाउट्स हो गए क्लियर हो जाएंगे। भाई हमारी पृथ्वी कहाँ है, भाई जो है हमारी पृथ्वी में भारत कहाँ है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे यही कहा। ठीक है, तो ये जो बीचों बीच से जो रेखा है ये यहाँ से गई, ये हो गई भूमध्य रेखा, ठीक है। एक रेखा यहाँ से गई जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, कर्क रेखा। ये क्या है, कर्क रेखा। और हमारा जो प्यारा भारत है दोस्तों वो यहीं पे स्थित है। देखिए, हमारा जो प्यारा भारत है आपको वो यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, वो हमारा प्यारा भारत यहीं पे स्थित है। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्यारा भारत है। अब देख लीजिए, जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है।
कहाँ से गुजरती है? बीचों बीच से एकदम कर्क रेखा क्या होती है? भारत की गुजरती है। तो देखिए अब समझ लीजिए, इसमें देखिए ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भूमध्य रेखा के यानी उत्तर वाला क्या हुआ? ये हो गया था आपका उत्तरी गोलार्ध। तो अगर अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, तो भारत जो है तो वो कहाँ है? वो है उत्तरी गोलार्ध में, यानी अक्षांश की दृष्टि से कहाँ पे है? जो है उत्तरी जो है गोलार्ध में। अब देशांतर मैंने आपसे क्या कहा था कि जो एक रेखा होती है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, ये रेखा, ठीक है। इस रेखा को क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था प्राइम मेरिडियन। तो इस रेखा से क्या हमने जाना था कि ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती थी, यानी जो है पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो समझ लीजिए, तो देशांतर की जो है दृष्टि से देखा जाए तो हमारा भारत कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहां मैं लिख देता हूं, समझ लीजिए आप लोग। देखिए अक्षांश के हिसाब से कहां है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। देशांतर के हिसाब से कहां पे है? पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर अब इसका हम निष्कर्ष निकाले कि भाई एक्यूरेट भारत कहां पे स्थित है पृथ्वी पर, तो वो हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। भारत की स्थिति कहां है? भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। मैं इसको आपको और जो है डीपली जो है इसका आप जो है आपको समझा देता हूं, देख लीजिए। देखिए थोड़ा मैं एक मैप बना देता हूं यहां पे। ठीक है, ये भी थोड़ा जो है बोर्ड पे नहीं आ रहा है इसका पूरा, थोड़ा हम छोटा बना देते हैं जिससे कि आराम से बोर्ड पे आ सके। देखिए कुछ इस तरीके से पृथ्वी हमारी है। अब इसमें कुछ हम ड्रॉ कर देते हैं, देख लीजिए। कुछ इस तरीके से हमारी पृथ्वी दिखती है, कुछ इस तरीके से। अब इसमें देख लीजिए, देखिए ये आपका एशिया वाला भाग है, ये अफ्रीका है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये आपका अंटार्कटिका, ये ऑस्ट्रेलिया है कुछ, ये और यहाँ पे यूरोप है। कुछ इस तरीके से आपको दिखता होगा। हमारा भारत कहाँ पे है? हमारा भारत है ये क्या है? ये हमारा भारत है, ठीक है। तो देखा जाए तो देखिए ये एक रेखा, मैंने क्या आपसे कहा था, एक रेखा ये जो गई यहाँ से, ये हो गई भूमध्य रेखा। ये क्या हो गई? ये हो गई भूमध्य रेखा, ठीक। और एक रेखा जो ये रेखा यहां से गई थी, ये क्या रेखा हो गई? कर्क रेखा, कर्क रेखा। और एक रेखा जो यहां से गई थी, ये हो गई थी मकर रेखा। क्या हो गई थी? मकर
रेखा, ठीक है। तो और एक रेखा जो यहां से गुजरी थी, ये रेखा क्या हो गई थी, ये हुई थी प्राइम मेरिडियन। क्या बोला था मैंने आपको, ये बोला था मैंने प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो देख लीजिए, तो भूमध्य रेखा मतलब जो है भूमध्य रेखा, तो इसके हिसाब से पृथ्वी जो है हमारा भारत कहाँ है, उत्तर में। और अगर देखा जाए प्राइम मेरिडियन के जो हिसाब से या प्रधान यमोत्तर के हिसाब से, तो हम कहाँ पे हैं, हम हैं पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो अक्षांश के हिसाब से हम कहाँ हैं, उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतर के हिसाब से कहाँ हैं, हम हैं पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश के हिसाब से उत्तरी और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो ये जो है आशा है आपको ये समझ गया होगा, या इसको आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं भारत के विस्तार के विषय कि भाई भारत का विस्तार कितना है, भारत का विस्तार। तो सबसे पहले हम यहाँ भारत का एक मानचित्र बना लेते हैं, और उसके बाद ही क्या है, हम भारत के विस्तार कि भारत का विस्तार यहाँ लिख देते हैं, भारत का विस्तार, विस्तार, ठीक है, भारत का विस्तार। तो सबसे पहले भारत का एक मैप हम बना लेते हैं यहाँ पे। कुछ इस तरीके से आपको हमारा प्यारा भारत दिखता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि भारत का भाई विस्तार कहाँ तक है। तो जो भारत का विस्तार है, तो देखिए यहाँ से तो यहाँ पर जो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, ठीक है, नॉर्थ से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। यानी यहाँ से सब जो है दक्षिणी बिंदु से यहाँ से लगा करके यहाँ तक इसका जो अक्षांशीय जो इसका विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ठीक। अब बात करते हैं इसके देशांतरीय विस्तार से। तो इसका देशांतरीय विस्तार यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट यानी पूर्व से यहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, ठीक है। तो भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी जो है अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो है पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका क्या है, इसका विस्तार है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, अब इसमें हम एक प्रमुख प्रश्न ये उठता है कि सर जी मतलब इसका जो है इन जो देशांतर रेखाओं हैं, मतलब इसमें मान लीजिए कि 37 डिग्री जो है 6 मिनट से और जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। भाई आपने सोचा होगा ना कि भाई मान लीजिए कितनी, तो इसके लिए एक सीधा सा इसका जो है फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला ये है कि इसमें आपको 37 डिग्री 6 मिनट से माइनस कर देना है 8 डिग्री 4 मिनट को। जब इसको आप माइनस करोगे तो इसमें 29 डिग्री 2 मिनट कुछ बचेगा, यानी ये हो जाएगा, यानी इसमें लगभग हम कह सकते हैं, यानी लगभग ये 30 डिग्री होता है,
30 डिग्री ये होता है। यानी यहाँ से लगा करके यहाँ तक लगभग इसमें 30 अक्षांश रेखाएं गुजर रही होती हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से अक्षांश रेखाएं 30 अक्षांश रेखाएं गुजर रही होती हैं। अब बात करते हैं, अब कहते हैं कि भाई जो है 68 डिग्री 7 मिनट जो है ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक कितनी जो है देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, ये भी प्रश्न उठता है। तो इसके लिए भी सीधा वही जो है इसका फॉर्मूला है कि इसमें जो है आपको 97 डिग्री 25 मिनट माइनस 68 डिग्री 7 मिनट, जब इसको आप इसको जब आप घटाओगे तो इसका भी जो है निकल के आएगा 29 डिग्री 18 मिनट। यानी ये भी लगभग क्या हो जाएगा, ये भी लगभग आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसमें सर आप कहोगे कि जो है लगभग 30 डिग्री यहाँ से यहाँ तक है और 30 डिग्री यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो ये आपने देखा। अब इसकी जो है हम बात कर लेते हैं इसकी जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो यानी यहाँ से लगा करके यहाँ तक की इसकी लंबाई है 32-14 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है 32-14 किलोमीटर। और यहाँ से लगा करके यहाँ तक जो इसकी जो चौड़ाई है वो है 29-33 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है या आपके मन में उठ रहा होगा कि सर कि जब इसकी उत्तर से दक्षिण की जो है समान देशांतर रेखाएं इसमें गुजर रही होती हैं और इसमें जो है क्या कहते हैं कि पश्चिम से पूर्व में भी जो है 30 जो है देशांतर रेखाएं गुजर रही होती है, तो इसमें इतना जो वेरिएशन क्यों है, क्यों वेरिएशन है, देख लीजिए इतना वेरिएशन आता है इसका 32-14 माइनस 29-33। इसमें निकल के टोटल इसका जब हम करेंगे तो हो जाता है 281। यानी 281 किलोमीटर का इसमें फ़र्क हमको देखने को मिलता है। ये क्यों होता है, आपके मन में उठ रहा होगा कि सर जी ऐसा कैसे होता है। तो देखिए इसके लिए सबसे देख लीजिए, इसमें समझ लीजिए आप, ये जो वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, ये वेरिएशन देखने को मिलता है हमें जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं के द्वारा। मैं आपको समझाऊंगा, देख लीजिए इसमें मान लीजिए हमने आपसे कहा था ये जो पृथ्वी हमारी है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं फ्रेंड्स, तो वो समांतर इस तरीके से गुजरते हैं, समांतर रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, इस तरीके से समांतर गुजरती हैं और इन जो रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है, यानी इनकी जो बीच की दूरी होती है वो तकरीबन होती है 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर होती है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि इनके जो बीच की दूरी है वो एक समान रहती है, घटती बढ़ती नहीं है। यानी यहाँ से स्टार्ट होगी तो वहाँ तक लगभग समान ही रहेगी, घटती बढ़ती नहीं है। बात करते हैं देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखाओं की जो एक दूसरे के बीच की जो दूरी है वो भी लगभग 111 किलोमीटर ही होती है। यानी दोनों की जो बीच की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, इनके जो बीच की जो दूरी होती है वो यहाँ तक बराबर सेम ही रहती है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी जो बीच की दूरी जो है वो भूमध्य रेखा पे तो बराबर होती है, 111 किलोमीटर होती है। लेकिन जैसे जैसे वो ध्रुवों पे जाती है उनकी जो बीच की दूरी जो होती है वो कम होती जाती है। इसी कारण क्या होता है दोस्तों, इसी कारण हमको ये 281 किलोमीटर का वेरिएशन देखने को मिलता है। समझ गए आप, लगभग जो है यही सब चीज़ें इसमें, इसी कारण ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए अब इसमें हम जो है बात कर लेते हैं कि भाई भारत के जो है तो वो प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, मतलब अंतिम बिंदु। आपने देखा होगा कि भारत का, भाई मान लीजिए हम कह रहे हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे जो है पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ये इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण है, ये भी आप देख लीजिए फ्रेंड्स। जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे ये पड़ता है लद्दाख में। कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। और उस अंतिम बिंदु का नाम क्या है, उसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है उसका, इंदिरा कॉल। क्या नाम है उसका, इंदिरा कॉल। इसका नाम क्या है, इंदिरा कॉल। ये शायद आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि बोर्ड में जो है हमारा एक सीमित आकार है उसका, तो इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंदिरा कॉल। ठीक है, ये इंदिरा कॉल है।
उसी तरीके से ये भारत का सबसे जो है उत्तरी बिंदु है। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है लद्दाख में। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है लद्दाख में। पहले जो था तो कश्मीर था, पूरा सब सम्मिलित था, लेकिन बाद में क्या गया, कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया। तो इस तरीके से लद्दाख में इंदिरा कॉल है सबसे। बात करते हैं सबसे जो है पूर्वी बिंदु की। तो जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो पड़ता है यहाँ पे। ये कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है किबिथू। क्या नाम है उसका? किबिथू। या इसे वालांगू भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे वालांगू भी कहते हैं, या इसे वालांगू के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। इस बिंदु पे हमारा चीन के साथ विवाद है, डिस्प्यूट है। यानी चीन क्या कहता है कि ये हिस्सा हमारा है, और हम क्या कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। तो इस पे हमारा चीन के साथ क्या है? विवाद है। बात करते हैं सबसे पश्चिमी बिंदु की। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो यहाँ पे पड़ता है, इस क्षेत्र पे। ये गुजरात के पास एक स्थान है, ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात। और गुजरात के पास एक स्थान है गौरमोता, गौरमोता, या इसे गौरमोती भी कहते हैं। तो गौरमोता ये गुजरात के पास पड़ता है। इसका भी हमारा जो है पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट है। पाकिस्तान कहता है हमारा है, हम कहते हैं हमारा है। तो सबसे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौरमोता या गौरमोता। ठीक है। अब बात करते हैं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो देखिए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ पे है। ये कहाँ है? ये पड़ता है कन्याकुमारी में। क्या है? कन्याकुमारी में। और इस स्थान का नाम है केप कमोरिन। क्या नाम है इसका? कैप कमोरिन। इसे कुमारी अंतरीप भी कहते हैं, कुमारी अंतरीप। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कन्याकुमारी में। अब यहाँ आपको सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है विशेष ध्यान देना है कि जो ये बिंदु मैंने आपको बताया, ये जो बिंदु है ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु नहीं है। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन मुख्य भूमि के हिसाब से, यानी मुख्य भूमि के हिसाब से भारत का ये दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर बात की जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो वो ये नहीं होगा, वो होगा, देखिए आपने देखा होगा कुछ आपको यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप दिखाई देते होंगे। आपने ध्यान दी, जब आप भारत का मानचित्र देखोगे तो वहाँ पे आपको छोटे से तरीके से द्वीप दिखाई देंगे। और इन्हीं द्वीपों को कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कुछ 572 द्वीपों का समूह है और उसे ही कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास एक यहाँ पे एक द्वीप समूह जिसको कहते हैं ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार। और वहीं पर स्थित है पॉइंट जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है उसका? उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ठीक है। भारत की महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर इसका नाम पड़ा है इंदिरा पॉइंट। इसको जो है कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। इसको जो है पिग्मेलियन पॉइंट या पहले जाना जाता था पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहिंचिंग पॉइंट, ठीक है। इसे इन नामों से जाना जाता था। तो ये सब चीज़ें आपने देखा कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु वो है इंदिरा पॉइंट। वो क्या है? वो है इंदिरा पॉइंट। और जो मुख्य भूमि के हिसाब से जो है अंतिम बिंदु है वो है कैप कमोरिन। इसे कुमारी अंतरीप भी कहते हैं। और ये कहाँ जो है पाया जाता है? ये है आपको मिलेगा कन्याकुमारी में। तो कुछ इस तरीके से जो है आपने ये सब चीज़ें इसमें देखी हैं। अब इसमें आप ये देख लीजिए
कि यहीं पर आपको जो है छोटे छोटे द्वीप दिखाई देंगे। ये तो मैंने यहाँ छोटे छोटे, मैं आगे क्लास में आपको जो है पढ़ाऊँगा उसके विषय में। उन्हें कहते हैं लक्षद्वीप। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे द्वीप। कुछ 36 द्वीपों का समूह है, 36 द्वीपों का समूह है जिसे कहा जाता है लक्षद्वीप, जिस पे कुछ ही द्वीपों पर मानवों को जाने की अनुमति दी गई है भारत सरकार के द्वारा। सभी को जो है वहाँ पे जाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है भारत सरकार, सिर्फ कुछ ही जो है द्वीपों पर भारत सरकार वहाँ पे के लोग या भारत सरकार वहाँ पे जो है जाने के लिए जो है स्वतंत्रता देता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसमें आपने ये चीज़ें देखी हैं। देखिए जो एक यहाँ ये लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप के यहाँ पे एक पाया जाता है जिसको कहते हैं मिनिकॉय। क्या कहते हैं उसे कहते हैं मिनिकॉय। मिनिकॉय एक द्वीप है मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को एक चैनल अलग करता है, 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल ये क्या करता है, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। ठीक है, मिनिकॉय के नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मालदीव। अभी हाल ही में मालदीव के साथ हमारा कुछ विवाद था, तो मालदीव और मिनिकॉय को एक चैनल अलग करता है जिसको कहते हैं 8 डिग्री चैनल। इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये अलग करता है जो है मालदीव को मिनिकॉय से। तो ये कुछ प्रमुख चैनल्स मैंने आपको बताए, और जो है आगे की क्लास में आपको और भी जो है इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, और कुछ और प्रमुख जो है बातें मैं आपको भारत के विषय में बता दूं। देखिए भारत के विषय में एक बात और आप जान लीजिए। देखिए भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है पूरे विश्व में। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 7वां स्थान रखता है पूरे जो है विश्व में। देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है वो देख लीजिए आप लोग। उसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल इतना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, नेशन डेमोग्राफिक ईयरबुक 2015 के अनुसार जो भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। ये भी जो है ये डेटा आपको एनसीईआरटी कक्षा 9th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा, आप लोग उसको वहाँ से विजिट कर सकते हो। तो अब इसके जो नेशन डेमोग्राफिक ईयरबुक 2015 के अनुसार जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में जो देश है तो वो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे बड़ा जो है तो वो है कनाडा। वो क्या है, कनाडा। कनाडा के बाद दूसरे नंबर पे क्या है, सॉरी कनाडा नहीं है, देखिए पहले नंबर पे है रूस के बाद दूसरे नंबर पे है कनाडा। तीसरे नंबर पे है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये है। और चौथे नंबर पे कौन सा है, चीन है। 5वें नंबर पर है ब्राज़ील। 6ठे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, हमारा प्यारा भारत ये है। बात की जाए पॉपुलेशन के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है हमें चाइना में, यानी चाइना जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले पे। लेकिन नहीं, हमने अब जो है चाइना को भी पॉपुलेशन के हिसाब से जो है पीछे छोड़ दिया है। हमारी जो जनसंख्या है वो क्या है, वो जो है चाइना से भी आगे निकल चुकी है।
अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात देखिए, जब चाइना की बात करते हैं हम ये कहते हैं कि भाई चाइना से हम जनसंख्या में ज़्यादा हैं। देखिए चाइना से जनसंख्या में जो है हम ज़्यादा हैं, या ये कह सकते हैं कि भाई चाइना में तो जनसंख्या ज़्यादा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है हमारे जनसंख्या ज़्यादा है तो चाइना में भी तो ज़्यादा है, लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं भूलनी है मेरे दोस्त कि चाइना में जनसंख्या तो ज़्यादा है, लेकिन चाइना का जो क्षेत्रफल है वो भी आपसे ज़्यादा है। ये जान लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से आप 7वें स्थान रखते हो, लेकिन चाइना कौन रखता है उसको, 4थे स्थान पर रखता है। ये जान लीजिए, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है चाइना हमसे ज़्यादा है। पॉपुलेशन में भले ही वो हम जो है बराबर है या हमसे कम हो गया है अब, लेकिन उसके पास जो है तकनीकी ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा है, और तकनीकी ज्ञान में हम बहुत पीछे हैं। शिक्षा हो या कोई भी ऐसा जो है, शिक्षा में तो विशेषकर हम पीछे ही पीछे हैं। बहुत सारे ऐसे जो है बेरोज़गारी भी भारत में बहुत ज़्यादा है। तो इसका मेन कारण है शिक्षा। हम लोग शिक्षित नहीं होना चाहते हैं, कोई पढ़ना नहीं चाहता है, सबको जो है। तो भाई जब आप शिक्षित नहीं होगे तो अपने देश का कल्याण कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, देश आपका वैसे ही रहेगा। तो बात करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं चाइना से, लेकिन चाइना से हमारा कोई कंपेयर नहीं है। ये सब चीज़ें इसमें बात जो है होती है। बात करते हैं कि भाई जो हमारा भारत है ये कुल भू क्षेत्र है पूरी पृथ्वी का, इसका कितना प्रतिशत है। देखिए हमारा जो भारत है ये पूरे जो है भूभाग का, विश्व के कुल भूभाग का, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, विश्व के कुल भूभाग का ये रखता है 2.4%। कहीं कहीं पर ये आपको 2.43 भी देखने को मिलता है। ठीक है, विश्व के कुल भूभाग का 2.4% हमारा भारत स्थान घेरा हुआ है। क्षेत्र जो है जनसंख्या की बात की जाए तो यानी पूरे विश्व, यानी भारत में जो है पूरे विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। कितनी जो जनसंख्या है, लगभग 17.5% पूरे, यानी पूरे विश्व की लगभग 17.5 जो जनसंख्या प्रतिशत है वो भारत में क्या करती है, निवास करती है। पूरे विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो इस जो है ये प्रमुख जो है चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। जब हम भारत को जो आगे आपको क्लासेस में पढ़ाएंगे भारत के विषय में, तो उसमें हम देखेंगे कि जो भारत है तो वो जो है 8 यूनियन टेरिटरीज़ और जो है 28 राज्यों में बटा हुआ है। जब मैं उसको आगे क्लास में आपको पढ़ाऊंगा उसमें विषय में बताऊंगा कि भाई जनसंख्या की दृष्टि से जो है कौन सा राज्य आगे है, जो है भारत में सबसे ज़्यादा है, और कौन सा कम है। इस तरीके की चीज़ें बताऊंगा आपको, धीरे धीरे एक चीज़ें आपको उसमें बताते जाऊंगा। तो आज की इस क्लास सिर्फ यहीं तक, और अगली क्लास में हम जो है तो भारत के जो है पड़ोसी राज्य और के बारे में, भारत के जो है पड़ोसी देशों और जो है भारत के प्रमुख राज्यों के विषय में चर्चा करेंगे। और आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप सबको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, और हमारे चैनल अपोलो CSE स्टडी सेंटर को जो है सब्सक्राइब करिए। ये हमारा दूसरा चैनल है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस चैनल पर हम सिर्फ जो है सिविल सेवा परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही जो है कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।